नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हैं आज का सबसे बड़ा बेहद खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्क्लेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया डेली पर देश का सबसे बड़ा हेल्थ कॉन्क्लेव हम लेकर आए हैं ना, और इस कॉन्क्लेव में हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए तमाम दिग्गज लोग आज दिन भर इंडिया डेली पर आएंगे। और न सिर्फ दिग्गज आएंगे बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, और विवेक, वो जुड़ना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, जो योजनाओं की बात होती है, आखिर जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह की योजनाएं प्रदेशों में हैं, किस तरह की रूपरेखा लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है, ये वो तमाम बातें हैं। किस तरह की योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं और किन सुधारों की जरूरत है, ये लगातार आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि बात है आपके सेहत की। हेल्थ और वेलनेस पर हमेशा से हम देखते हैं कितनी अवेयरनेस हो गई है आफ्टर कोविड, तो लोग जानते हैं। इस देश की आबादी 140 करोड़ की है। आप सोचिए हेल्थ कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट है हमारे देश के लिए। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि इस देश में हर 10,000 लोग पे, यानी कि पर 10,000 पीपल एक डॉक्टर है। ये बड़ी चिंता की बात है। आप 10,000 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध है, ये रेशियो है इस देश में। तो हेल्थ हमारे लिए कितना चिंता का विषय होना चाहिए। हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, कैसे फिट रखें, क्या करें जिससे हम हेल्दी रहें, ये इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और खासतौर से विवेक, हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में, जब से कोविड जैसी महामारी आई थी, उसके बाद में पूरी दुनिया ने उस महामारी का दंश झेला। और आज भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने उस स्थिति को बहुत मजबूती के साथ में उसका सामना किया और उन परिस्थितियों से वो बाहर भी निकले। उसमें बहुत महत्वपूर्ण, चाहे बात लोगों की अवेयरनेस को लेकर हो, हमारे हेल्थ सेक्टर के ये कहा जाए योद्धा डॉक्टर्स की भूमिका रखी हो, और लोगों को अवेयरनेस करने के चलाने के लिए सरकार की भी जो भूमिका रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तमाम योजनाओं का जिक्र आज हमारे इस हेल्थ कॉन्क्लेव में हम करेंगे विवेक। बिल्कुल करने जा रहे हैं। और इसमें बड़ी बात यह होगी कि हेल्थ को लेकर बहुत बातचीत नहीं होती है, हेल्थ को लेकर बहुत मुद्दा भी नहीं बनाया जाता है। हेल्थ राजनीति और राजनेताओं के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने आयुष्मान योजना शुरू की जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है। इससे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं सोचा था। चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा भी बनते हुए आप नहीं देखते हुए कि भाई कोई नेता खड़े होकर कह रहा हो कि हम आप सबका फ्री में इलाज कराएंगे। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। जिस तरह से आप चुनाव में वोट मांगते हैं अलग अलग चीजों को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, तो ये मुद्दा चुनाव में बहुत अपर हैंड पे नहीं दिखता। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के साथ में बात करने के साथ साथ उन नेताओं, उन राजनेताओं, उन मंत्रियों से भी बात करना बहुत जरूरी है कि देश के हित के लिए ऐसी तमाम कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो जो प्रदेश सरकार है वो शुरू करने जा रही है। और तस्वीर में हम दिखा चुके हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ने जा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, जब से कुछ देर के बाद में। और दिल्ली में स्वास्थ्य के महकमे को अगर आप लें, या स्वास्थ्य या हेल्थ जो सेक्टर को लें आप, तो दिल्ली सरकार का दावा बहुत है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया। ये एक नए तरह का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने दिल्ली में जो आम लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाई हैं। दिल्ली में हर एक आदमी को जो स्वास्थ्य लाभ है वो मिला है, चाहे वो अस्पतालों से मिले या मोहल्ला क्लिनिक से मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हुई हैं। ये तमाम चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कही जा रही है। विवेक, एक जनरल सा लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली। देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अगर कुछ उसको दिक्कत होती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कोई बीमारी का इलाज कराना है तो दिल्ली जाना है। दिल्ली में केंद्रीय जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके अलावा लोग यहाँ पर, बिल्कुल एम्स, और एम्स में भी इतनी ज्यादा भीड़ हम देखते हैं, कई महीनों तक की वेटिंग चल रही होती है। तो लोग बाकी जो प्रदेश संचालित जो अस्पताल हैं उनका रुख करते हैं। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो तमाम अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं, उसको लेकर प्रदेश का बहुत फोकस रहता है। और जो जिस मोहल्ला क्लिनिक का आपने जिक्र किया, मोहल्ला क्लिनिक तो अपने आप में एक अलग मॉडल बनकर पूरे लोगों के सामने है। किस तरह से हर एक इलाके में एक इस तरह से पॉलीक्लिनिक बनाई जाए ताकि लोगों को ज्यादा दूर जाने की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और मैंने आपको जैसे बताया कि आप देखिए कि इस देश की आबादी कितनी बड़ी है और हेल्थ बहुत बड़ा इशू रहता है। आज एम्स की संख्या बढ़ी है। कई राज्यों में एम्स के सेंटर खोले गए हैं। आप
उत्तराखंड ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक झारखंड के देवघर में एक एम्स खुल गया है। तो हेल्थ सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत बहुत अभी कम है। जिस आबादी में हम रह रहे हैं, जितनी आबादी है हमारी, उसके हिसाब से इसका विस्तार और होना चाहिए। बिल्कुल। न सिर्फ अवेयरनेस का विस्तार होना चाहिए, बल्कि मेडिकल सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। जी, और इन्हीं पर आधारित है हमारा इंडिया डेली का हेल्थ वेलनेस कॉन्क्लेव, जिस पे विस्तार, उनके सुझाव और जो तमाम अलग अलग विषय हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बिल्कुल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, सबसे पहले इंडिया डेली के हेल्थ कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हमने एक कोशिश की है कि इस देश को और बेहतर कैसे कर सकें, इस देश के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल में या फिर हेल्थ सेक्टर में क्या बदला पिछले 10 साल 12 साल में? देखिए, दिल्ली सरकार का जो हेल्थ मॉडल है बहुत ही सरल है। हमारे मॉडल का आधार ये है कि हेल्थ को आप 3 लेवल्स पे बांट दीजिए, टर्शरी, इंटरमीडिएट और प्राइमरी। टर्शरी के अंदर वो बीमारियां हो गई जो गंभीर बीमारियां हो गई, कैंसर की बीमारी है, लिवर फेल हो गया आपका, किडनी की बीमारी है, आपको किसी और चीज़ की सर्जरी करानी है, वो सब टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर आए, जहाँ पे हमारे पास स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट रहें। सबसे निचले लेवल पे प्राइमरी लेवल हो गया, जहाँ पे लोगों को जो साधारण तौर पे बीमारियां होती हैं, जिसके लिए वो प्राइवेट डॉक्टरों के पास या अस्पतालों में जाया करते थे, जैसे कि सीजनल वायरल हो गया, ज़ुकाम, खांसी, दस्त, डायरिया, इस तरीके की बीमारियां हो गई, कान में थोड़ा दर्द है, दांत में थोड़ा दर्द हो रखा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरीके की बीमारियों के लिए हमारे मरीज़ अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी लाइनें ना लगाएं। इसके लिए तो एक साधारण MBBS डॉक्टर भी उनका उपचार कर सकता है। तो उस प्राइमरी लेवल की ज़रूरतों के लिए हमने दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, और वो मोहल्ला क्लिनिक एयर कंडीशनड है, सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके अंदर, और उसके साथ हम उसको दवा और उसके टेस्ट जो है फ्री अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि उसको कहीं और ना जाना पड़े टेस्ट कराने के लिए, अस्पताल ना जाना पड़े, वहीं पे जो है वो टेस्ट भी हो जाएं। दवा लेने के लिए भी प्राइवेट केमिस्ट के पास या अस्पताल या डिस्पेंसरी में ना जाना पड़े, वहीं पे उसको जो है वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। बहुत साधारण चीज़ है, मगर इसको हमने क्रियान्वित कर दिया क्योंकि, तो इसलिए इस मॉडल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है। मगर ये बिल्कुल साधारण चीज़ है। किसी भी आप वर्ल्ड की हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे तो कहेंगे यही एक मॉडल है जिसके ऊपर काम होना चाहिए। सौरभ जी, और जो मिडिल लेवल है हमारा, वो पॉलीक्लिनिक्स का लेवल है, जिसके अंदर हमारे जी जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बस मैं ये भी इसमें बात आप शामिल कीजिएगा कि आखिर ये मॉडल संचालित किस तरह से होता है, चाहे बात दवाइयों की व्यवस्थाओं को लेकर हो, मरीजों को दी जाने वाली जो तमाम सुविधाएं हैं, वो ये मॉडल किस तरह से संचालित होता है। लगभग कितने ऐसे मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक जो हैं वो दिल्ली में संचालित होते होंगे? सुंदर जी, अच्छा, सबसे सुंदर बात ये है कि ये मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल सक्सेसफुल क्यों है। कई लोग इस बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर शोध कर चुके हैं, रिसर्च करती हैं, कई बच्चे आज भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आके जो है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। मेरा मानना है एज ए हेल्थ मिनिस्टर, ये मॉडल दिल्ली में सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि डॉक्टर को हमने इंसेंटिवाइज किया हुआ है कि वो मरीज को जितना खुश करेगा, मतलब उसको जितना सेटिस्फाई करेगा अपनी सर्विस से, उतना उस डॉक्टर की प्रसिद्धि उस मोहल्ले में और उस इलाके में पहुंचेगी कि भाई ये डॉक्टर अच्छा है, तसल्ली से देखता है, दवाई देता है तो असर करती है। तो वो दवाइयाँ और उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसकी वजह से ज़्यादा मरीज़ उसके पास आएंगे, और जितने मरीज़ उसके पास आएंगे पर मरीज़ हम उसको 40 रुपया देंगे। तो डॉक्टर के पास एक इंसेंटिव है कि वो मरीजों को सेटिस्फाई करके भेजे। जैसा कि प्राइवेट क्लिनिक के अंदर भी डॉक्टर की कोशिश होती है, हंस के मुस्कुरा के मरीज से 2 अच्छी बात करके उसको सेटिस्फाई करके भेजता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर से मिलके ही इतनी तसल्ली हो जाती है मरीज को कि भाई डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं है जी, ये 2 दवाई ले लो, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। आधा मरीज तो उस वक्त उसकी उस स्टूल पे बैठ के ही खुश हो जाता है। तो ये उसका जो है मूल मंत्र जो है वो ये है। अच्छा, दूसरा कारण हमारे ये है कि हमारे जो डॉक्टरों की भर्तियां हैं
जो सरकारी प्रोसेस से होती है वो हमारे यहाँ केंद्र सरकार करती है, यूपीएससी के थ्रू होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब उस प्रक्रिया के अंदर हमारे यहाँ 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं डॉक्टर के आने में। तो सरकार जो है इसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टरों को मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर ला पा रही है। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि साहब जब वो सरकारी तंत्र से डॉक्टर आएंगे तभी हम डिस्पेंसरीज के अंदर डॉक्टर दे पाएंगे। इसलिए आज आप देखें तो हमारी डिस्पेंसरियों के अंदर डॉक्टरों की कमी है, जी। हमारे अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की कमी है, पॉलीक्लिनिक में कमी है, क्योंकि वो सरकारी केंद्र सरकार के तंत्र के थ्रू आते हैं और उसका एक लंबा प्रोसेस है। मगर हमारे मोहल्ला क्लिनिक में हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि हम हर हफ्ते उसका वॉक इन इंटरव्यू करते हैं कि भाई जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री है वॉक इन आ जाओ। हर हफ्ते हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरव्यू लेके एक मेरिट लिस्ट बना के रखते हैं और जैसे ही कोई डॉक्टर हटा उसकी जगह नया डॉक्टर डाल देते हैं। और डॉक्टर भी खुश हैं, उनके 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 1,40,000 रुपए तक जो है उनके महीने के बन जाते हैं 5-6 घंटे के अंदर। तो वो भी खुश हैं, मरीज भी खुश है और सरकार भी खुश है कि भाई हमें ज़्यादा खर्चा किए बिना जो है मरीजों को हम एक सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं। जी। दिल्ली में करीब 550 मैं कह सकता हूँ मोहल्ला क्लिनिक के 546। जी सौरभ जी, आपने कहा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं हो रही और अब बीते दिनों आपने एलजी पर भी आरोप लगाया था कि उनके इशारों पर अधिकारियों द्वारा सरकारी अस्पतालों में नियुक्तियां रुक रही हैं। तो फिर अस्पतालों में अगर स्पेशलिस्ट नहीं है सरकारी अस्पतालों में तो फिर इलाज सुचारू रूप से कैसे चल रहा है? देखिए ये एक कमी हमारे अस्पतालों में हम फेस कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि पिछले 10 सालों से जो इस सर्विसेज करके है, सर्विसेज जो है वो एलजी साहब के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन है। तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि एलजी साहब को और सर्विसेज डिपार्टमेंट को या अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बार बार लिख कर उनको कह सकता हूँ कि भाई मेरे यहाँ इतनी कमी है, आप इसको भर्ती कीजिए। और रिसेंटली अच्छी बात ये हुई, ये मामला माननीय हाईकोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली हेल्थ के बारे में चर्चा की जा रही थी, मगर जब मेरे तक ये बात पहुंची तो मैंने खुद अपनी तरफ से हाईकोर्ट के अंदर हलफनामा दिया, एक मंत्री के तौर पे। हमारे विभाग ने नहीं दिया था हलफनामा, मैंने दिया कि साहब जो सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में है वो है कि डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर आपके पास सोचिए 30-30 करोड़ की मशीनें हैं, लीनियर एक्सेलरेटर हैं, कैंसर के लिए आपके पास बड़ी बड़ी जो है पेट स्कैन की मशीनें हैं, मगर अगर मेरे पास रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो वो 30-30 करोड़ रुपए की मशीनें जो है 5-5 साल से 4-4 साल से पड़ी हैं, धूल खा रही हैं और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती जो है वो की जाए। और हाईकोर्ट की ने जो कमेटी बनाई, डॉक्टर सरीन कमेटी, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो बात मैं पिछले 1-1.25 साल से बार बार एज ए हेल्थ मिनिस्टर लिख रहा था, वही सरीन कमेटी ने भी कहा कि भाई जब तक आप परमानेंट डॉक्टर लेते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस है यूपीएससी के थ्रू, पहले जी लिस्ट बनेगी, फिर एंट्रेंस होगा, फिर जो पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, कौन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, लंबा प्रोसेस है, सालों लगेंगे। तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे आप डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है ये सभी अस्पतालों में और सभी सरकारों के अस्पतालों के अंदर इसी तरफ सोच हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे हम बड़े अस्पतालों की बात करें, फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया या गंगाराम हो गया, इन अस्पतालों के अंदर हम रेडियोलॉजिस्ट को 5-5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं और सरकारी तंत्र में हम कहते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ जो है 1.5 लाख रुपए में आ जाओ, 2.25 लाख रुपए में आ जाओ। तो वो क्यों आएगा? तो उसको अपना करियर और अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से सरकारी अस्पतालों के अंदर जाना जो है वो इतना वायबल नहीं लग रहा, जिसकी वजह से एक बड़ा ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ से हो रहा है। एक तो सरकारी तंत्र से लोग छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं और देश से बहुत ज़्यादा टैलेंट, मतलब एक मास लेवल पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यूरोप, यूके और यूएस के अंदर हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, आप इस बात को समझिए, जो मैं ये मानता हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ा, साइंस थी मेरे पास भी, जो सबसे तेज लड़के लड़कियां थे उन्होंने पहले तो क्रैक किया एमबीबीएस। उनमें भी जो एमबीबीएस में जो सबसे ज़्यादा टॉपर थे और उन्होंने पीजी दिया, जो टॉप मोस्ट थी, उनकी रेडियोलॉजी के अंदर एडमिशन हुआ। अब आप सोचिए वो हमारी क्रीम से भी क्रीम है, मतलब वो आप एक समझ सकते हैं कि एक रेडियोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ लाखों में एक आदमी रेडियोलॉजिस्ट बनता है।
अब उस रेडियोलॉजिस्ट को लगता है मैं इतने साल पढ़ा लिखा, इतनी मेहनत करी, अब मैं सरकारी अस्पताल के अंदर जो है 2 लाख रुपए के अंदर नौकरी करूं, बाहर जो है उसको मतलब कि स्काई इज द लिमिट, रेडियोलॉजिस्ट को इतना पैसा मिल रहा है, तो वो सारा का सारा टैलेंट हमारा अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सरकारी तंत्र के अंदर हम उनकी तनख्वाह बढ़ाएं, और जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ती कॉन्ट्रैक्ट पे हम उनको अट्रैक्टिव पैकेजेस दें। और वो पैकेजेस ऐसे ना हो, वो पैकेजेस ऐसे हो कि भाई अगर आप दिन में 2 घंटे भी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो पर 2 आवर पे हम आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जो है एज अ कंसल्टेंट आपको इतनी फीस दे देंगे, या आप हमारे पर मरीज अगर आप हमारे को देख लें तो हम आपको पर पेशेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठने का इतना पैसा दे देंगे, वो पैसा सरकार दे देगी, मरीज को वो फ्री हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के लिए। अगर हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सौरभ जी, ये बड़ी बात आपने कही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी तो हम लगातार देखते ही हैं, और ख़ासतौर से आखिर इस कमी को कैसे दूर किया जाए ये भी बहुत चिंता की बात है। लेकिन एक और चिंता का विषय है सौरभ जी, कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ दवाइयों की भी भारी भरकम कमी है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप इसको किस तरह से देखते हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कोई पहल अभी तक की जा रही है? देखिए, बेसिकली तो एक टेंडर के थ्रू दवाइयाँ लेने का काम दिल्ली सरकार के अंदर किया जाता है, और मैंने देखा कि पिछले 1 साल से एक षड्यंत्र के तहत जिन जिन कंपनियों ने दिल्ली के अंदर दवाइयाँ दी, उसके अंदर अधिकांश कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जिनकी दवाई की क्वालिटी के अंदर कोई आरोप नहीं है, मगर बेवजह उसको एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को पैसा देना रोक दिया है। ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो लोग सीवर और पानी का काम करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जी, उनके भी करीब 1000 करोड़ रुपए जो है कुछ अफसरों ने रोक दिए हैं। अब ये एक बहुत ही आप समझ सकते हैं टेक्स्ट बुक तरीका है किसी भी सरकार के कामों को रोकने का, कि आप उनके ठेकेदारों की पेमेंट रोक दीजिए, किसी भी बहाने से रोक दीजिए। अब क्या होगा, जिसकी 1000 करोड़ रुपए पैसे रुक जाएंगे वो ठेकेदार काम करना बंद कर देंगे। जो आपको 20-20, 30-30 करोड़ रुपए की दवाइयाँ दे चुके होंगे और आप उनके पैसे नहीं दे रहे होंगे तो वो दवाइयाँ देना बंद कर देंगे। अब हमने उसका ये हल निकाला है कि हम रीटेंडर कर रहे हैं, उसको नया टेंडर किया जा रहा है और नए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। मेरे को पता चला है कि कई दवाइयों के लिए जो है नए रेट कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि अब ये जो है ये मामला जो है थोड़ा सुलझेगा, और कई जगह पे अफसरों ने जानबूझ के भी ये किया है। हमने इसको एलजी साहब के संज्ञान में और केंद्र सरकार के संज्ञान में अलग अलग लेवल्स पे चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में लेके आए हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। सौरभ जी, अभी हमने देखा था जब कोविड का सिचुएशन 2-3 साल के अंदर रहा तो मरीजों की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसमें 2 इशू फेस करने पड़े मरीजों को, बेसिक इश्यूज जो थे। एक तो ऑक्सीजन की कमी, जिसमें आप में और यानी कि आपकी सरकार और केंद्र की सरकार में तकरार भी हुई, और दूसरा बेड्स की कमी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा से बनी, भगवान ना करे ऐसा कभी हो फिर से, हम सभी यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई सिचुएशन बनी तो आप कितने तैयार हैं, क्या तैयारी है इस बार? जी, तो अगर आपको याद हो 2020 मार्च में भारत के अंदर पहली लहर जो है कोरोना की आई और लॉकडाउन लगाया गया, और वो लॉकडाउन करीब मई तक लगा, और उसके 1-2 महीने बाद करीब जुलाई के अंदर या जून के अंदर 2020 में, अगर मुझे ठीक से याद है, तो जो वैज्ञानिक थे भारत के, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की, एक भविष्यवाणी की बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल, कि दिल्ली के अंदर आने वाले कुछ समय में करीब 5 लाख लोगों को कोरोना होगा, और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर करीब 80,000 अस्पतालों के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उस दौरान दिल्ली के अंदर मुझे लगता है प्राइवेट, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और एमसीडी के मिला के करीब 30,000 के करीब बेड्स हुआ करते थे। तो सरकार के आगे एक बड़ा चैलेंज था, और ये सभी राज्य सरकारों के सामने चैलेंज था कि किस तरीके से बेडों की संख्या, खासतौर पे आईसीयू बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए,
और जो LMU होती है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यूनिट्स जो होती हैं, उनको कैसे हर अस्पताल के अंदर किया जाए। तो उस दौरान, और मैं इस पर बहुत घमंड नहीं करता, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी से बात बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार होगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने उस समय अपने बेड्स को दुगने से भी ज़्यादा करने की परियोजनाएं शुरू करी, दुगने से भी ज़्यादा। जैसा कि उस समय दिल्ली सरकार के पास करीब 12,000 बेड्स थे और हमने उस वक्त जो नए अस्पताल और पुराने अस्पतालों में नए ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की, वो लगभग 14,000 और बेड, यानी कि 12 हैं उसमें 14 और, मतलब दुगने से भी ज़्यादा करने की परियोजनाएं शुरू की। और हज़ारों करोड़ रुपए का बजट जो है हमने साल दर साल जो है उसके अंदर दिया। मगर ईश्वर का मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा है कि अब कोरोना जैसी स्थिति नहीं आएगी दोबारा, ऐसा अब लगता है। मगर दिल्ली सरकार की योजनाओं के ऊपर काम जारी है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 2-3 अस्पताल हमारे शुरू हुए हैं, जैसे द्वारका के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हमारा बहुत शानदार हॉस्पिटल है, वो शुरू हुआ। अंबेडकर नगर के अंदर हमारा एक नया अस्पताल हमने शुरू किया है। इसी तरीके से इस साल 3 बड़े अस्पताल हम लोग शुरू करेंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी का हॉस्पिटल हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से 2 और बड़े अस्पताल हम शुरू कर रहे हैं। और आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर ये 14,000 बेड्स भी जो है हम लोग कर लेंगे। मगर इसके अंदर एक मैं किंतु परंतु लगा दूं कि हम लोग लगातार जो है LG साहब को और केंद्र को लिख रहे हैं कि बेड्स बनके तैयार हो जाएंगे, अस्पताल तैयार हो जाएंगे, मगर डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और पैरामेडिक्स की भर्ती केंद्र सरकार को यानी कि LG साहब को करनी है। कृपया करके उसको भी साथ साथ जो है हम करते रहेंगे तो हम करेंगे। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं दिल्ली सरकार के जी उसके अंदर करीब 30% डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम फ्लैग करते रहे हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट की कमेटी ने भी ये माना है कि इस कमी को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं लगातार जो है इसके ऊपर लगा हुआ हूँ और मेरे को उम्मीद है कि हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो है LG साहब जो है इसके ऊपर मदद करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग जो है डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जल्द जो है लेके आएंगे। जी सौरभ जी, आपने कई जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाई, जो कमियां हैं वो भी आप बता रहे हैं, चाहे बात पॉलीक्लिनिक की हो या फिर बेड्स की हो, अब नए अस्पताल, नई सुविधाओं की बात देने की हो। लेकिन एक सवाल और एक नाराजगी ज़रूर दिल्ली की कई आम जनता के मन में है कि जो केंद्र की आयुष्मान योजना है वो दिल्ली के अस्पतालों में कई जगहों पर लागू नहीं होती, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। आखिर इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आखिर क्यों ये योजना लागू नहीं हो पा रही है, या फिर फ्यूचर में, भविष्य में क्या इसको इंप्लीमेंट करने की कोई योजना है? जी, अब देखिए केंद्र की आयुष्मान योजना क्या कहती है, आप इसको बताएं, समझिएगा। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना ये कहती है कि यदि आप गरीब हैं और आपको इलाज की जरूरत है तो आप 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सरकारी या इनके द्वारा एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं, ये कहती है। बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहाँ पे शुरू से ये योजना है। बिहार में भी शुरू से जो है आयुष्मान भारत योजना लागू है। जी। मैं आपके इंडिया न्यूज़ टीवी को मैं आपके इंडिया दिल्ली टीवी को आमंत्रित करूंगा कि आप एक बार हमारे किसी अस्पताल के अंदर, जैसे GTB हॉस्पिटल है उसमें आइए, GB पंत हॉस्पिटल है उसके अंदर आइए और आप देखिए कि जितने भी लोग बड़ी बड़ी सर्जरीज हमारे यहाँ करा रहे हैं उसके अंदर लगभग आधे लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार से आ रहे हैं। और वो गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो योजना एक फेल योजना है। उस योजना के अंदर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। हो क्या रहा है, आप इस बात को समझिएगा, जितने सरकारी अस्पतालों के अंदर जितने इलाज हो रहे थे वही आज हो रहे हैं।
मगर आज उनको लगता है कि साहब मेरा आयुष्मान योजना की वजह से इलाज हो रहा है, और उसकी वजह से आज भी अच्छा इलाज ना उत्तर प्रदेश में ना हरियाणा में हो पा रहा है, जिसके कारण वहाँ के मरीज दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों की खासियत ये है कि हमारे यहाँ वैसे ही फ्री इलाज है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल के अंदर आपको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड की जरूरत ही नहीं है। आप वैसे ही आ जाइए, आप गरीब हो अमीर हो, आप दिल्ली के हो, आप बाहर के हो, आप कहीं के भी हो, आपका इलाज वैसे ही मुफ्त है। तो आयुष्मान भारत योजना को यहाँ पे लागू करके हम क्या करें? और अगर आयुष्मान भारत योजना इतनी ही अच्छी होती तो मैं माननीय योगी जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी को निमंत्रण दे रहा हूँ, किसी दिन भी वो तय कर ले, मेरे किसी भी सरकारी अस्पताल में, बड़े जीटीबी हॉस्पिटल है, जीबी पंत अस्पताल है, उसके अंदर आके दौरा करें, मैं उनको उन्हीं के राज्य के गरीब मरीजों से मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भैया इनका इलाज आप अपने राज्य में आयुष्मान भारत में क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों ये बेचारे 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर जो है सफर करके यहाँ पे आते हैं? उनके रिश्तेदार बेचारे बाहर जो है छोटी छोटी धर्मशालाओं के अंदर रहते हैं जी। एक महीना यहाँ पे इंतजार करते हैं और यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं। आपकी आयुष्मान भारत में क्यों नहीं इनका इलाज मैक्स और फोर्टिस के अंदर हो रहा? जी। नोएडा के अंदर इतने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं जी, सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में आता है जी। गुड़गांव के अंदर इतने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, हरियाणा में आता है। उन प्राइवेट अस्पतालों में इन गरीबों का इलाज आयुष्मान भारत में क्यों नहीं हो रहा है? जी, ये आयुष्मान योजना पर आपने जो सवाल उठाए हैं वो उस सवाल का जवाब आना चाहिए, लेकिन एक और जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और पतंजलि को माफी मांगनी पड़ी, क्या भ्रामक विज्ञापन का मामला इस देश में, या फिर जहां पर स्वास्थ्य सुविधा इतनी जरूरी चीज है और आबादी इतनी बड़ी है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, भ्रामक विज्ञापन इसको किस तरह से डेंट करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भ्रामक विज्ञापन लोगों को बर्बाद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रम अगर किसी बीमारी के इलाज का हिंदुस्तान में फैला हुआ है तो वो कैंसर का है। हर कस्बे के अंदर आपको कोई एक आदमी मिल जाएगा जो कहेगा कि फला आदमी कैंसर का इलाज कर देता है और इतने सारे लोग उससे ठीक हुए। और वो लोग अपना सारा इलाज छोड़ के, सारा ऑपरेशन, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी छोड़ के बेचारे वहाँ चले जाते हैं जी जी, पैसा लगाते हैं, मरीज अंत में मारा जाता है और कुछ हाथ में नहीं लगता। मेरे को लगता है कि भ्रामक विज्ञापन चाहे किसी बीमारी के इलाज के बारे में हो, आपके गिरे हुए बालों को दोबारा उगाने के बारे में हो जी, मसल बनाने के बारे में हो, वजन घटाने के बारे में हो या वजन बढ़ाने के बारे में हो, ये सारे के सारे भ्रामक विज्ञापन 420 है, चीटिंग है और इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। मैं किसी वर्ग विशेष, पतंजलि विशेष की बात नहीं कर रहा। हो सकता है पतंजलि के अंदर कुछ बीमारियां हो जिसका इलाज पतंजलि जी जी अंग्रेजी इलाज से बेहतर करती हो सकता है। हो सकता है होम्योपैथी के बारे में पास किसी चीज का इलाज हो जो अंग्रेजी दवाई से बेहतर हो, बिल्कुल। मगर भाई जिसका इलाज आपके पास है आप उसी के बारे में विज्ञापन दीजिए। बाकियों को कमतर दिखाते हुए भ्रामक विज्ञापन करना एक बरगलाने की कोशिश है। जी जी जी, सौरभ जी, कई अहम सवालों के जवाब आपने दिए हैं। चीटिंग है, बिल्कुल चीटिंग रहेगी। जी बिल्कुल सौरभ जी, कई अहम सवालों के जवाब आपने दिए हैं और आखिर किस तरह की योजनाएं शामिल हो रही हैं वो आपने हमारे इस हेल्थ कॉन्क्लेव के साथ में जुड़कर दिए। हमारे साथ में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे दर्शक, और सौरभ भारद्वाज ने बहुत डिटेल से बताया कि किस तरह से दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को इंट्रोड्यूस किया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीट हो जाएं, जो बड़ी बीमारियां हैं वो सरकारी अस्पतालों में ट्रीट हो जाएं, डॉक्टर्स को किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक से कनेक्ट किया, उनको इंसेंटिवाइज किया, यानी कि उनको वहां पर आने पर जो है एक पर्क दिया जाएगा।